हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, इन टुडेस वीडियो वी विल स्टडी अ सिंपल टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे समझने का कि ये प्रिंसिपल्स और जो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये होता क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, ये हमारी एक सर्टेन गाइडलाइंस होती है या फिर स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं हम, रूल्स बोल सकते हैं हम, या फिर अजम्पशंस बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारी सर्टेन गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड अजम्पशंस होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। वी फॉलो दीज प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स so that our accounts will be standardized। standardized मतलब क्या होगा कि बेसिकली एक फॉर्म ए है और एक फॉर्म बी है, दोनों अपने क्या बनाती है, अकाउंट्स बनाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। अब फॉर्म ए कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ अजम्पशन अलग लेके चले और फॉर्म बी कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग लेके चले, तो क्या होगा, दोनों के अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल ही डिफर करेंगे। क्या करेंगे? डिफर करेंगे। तो इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा? तो आगे चलते हैं, हम वन बाय वन हम सारे प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमारा है या फिर कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो अब ये गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? नॉर्मल सी बात है, कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो हम क्या चीज सोचेंगे, क्या चीज अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो सालों साल चले। ठीक है? क्या सोचेंगे? सालों साल चले। तो गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है वो इसी को दर्शाता है। ठीक है? दैट आवर बिजनेस विल रन फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बारी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर, माने आने वाले कई सालों के लिए हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ये हम क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारे को बताता है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है? तो अब इस कॉन्सेप्ट से हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बेसिकली अब हम क्या देखेंगे, इसके इम्प्लीकेशन। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से हमारे बिजनेस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला क्या है? बिजनेस प्लानिंग। अब आप ये सोचकर चलो कि हमारा बिजनेस जो है वो आने वाले 1-2 साल तक चल रहा है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, तभी तो हम बिजनेस में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्योंकि किस लिए होती है? फ्यूचर के लिए। और अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा बिजनेस फ्यूचर तक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम प्लानिंग किस चीज की करेंगे? दैट इज वाई, तो जो हमारा ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, इसी की वजह से हमें को क्या करना पड़ता है, अपना बिजनेस में आगे की प्लानिंग करके चलना होता है। द नेक्स्ट थिंग इज द स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस। तो व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स? तो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं पार्ट रखते हैं। ठीक है? जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं, ठीक है, हमारे डेटर्स हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, मैनेजमेंट भी एक पार्ट है। क्लियर है? तो ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस, अब नॉर्मल सी बात है, कोई हमें क्रेडिट दे रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट दे रहा है तो उसको ये तसल्ली होनी चाहिए ना कि हमारा बिजनेस कुछ सालों तक चलेगा, कि आज उसने उधार दिया है हमें तो वो हम कभी आने वाले फ्यूचर में पे कर सकते हैं। लेकिन उसे ये होगा कि ये बिजनेस ही नहीं चलेगा तो वो हमें बेसिकली लोन या फिर क्रेडिट हमें क्यों देगा? दैट इज वाई द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हेल्प अस here, which will increase our stakeholders' confidence into the business. Okay student, the next thing is financial reporting. अब हमने देखा कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं,
ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं हमारे, क्या करते हैं हम, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स बना के हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों करेंगे, अब स्टेक होल्डर्स को हमारे बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट होगा, अगर हमारा बिजनेस ही सालों साल नहीं चलेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ही इम्प्लीकेशन है कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करनी होती है, क्योंकि हमारा बिजनेस सालों साल चलने वाला है। तो हम अपने स्टेक होल्डर्स को बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस अभी कैसा कर रहा है, और फिर आने वाले सालों में जो है वो कंपैरिजन कर पाएंगे कि बिजनेस ने कुछ अच्छा करा कि नहीं करा। ठीक है, तो इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। ओके, होप यू ऑल getting it. Yes, now moving to the next concept. So the next concept is consistency. तो what is consistency? तो consistency word से ही हमें समझ आता है कि कोई चीज बार बार लगातार हम फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड बी कंसिस्टेंट। तो हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंट का सबसे इजी एग्जांपल क्या होता है, हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक फर्म है, वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले साल क्या करती है, एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करती है, और फिर नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडीवी यूज करती है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर एसएलएम यूज करती है, फिर डब्ल्यूडीवी यूज करती है, फिर एसएलएम यूज करती है, फिर डब्ल्यूडीवी। तो बेसिकली क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बार बार चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या दिक्कत आएगी कि अगर समझो किसी ने फर्स्ट ईयर की उनकी फाइनल अकाउंट्स खोले, ठीक है, और फिर सेकेंड ईयर के खोले, तो जब कंपैरिजन करेगा डेप्रिसिएशन का, ठीक है, दोनों में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन को कंपेयर करना थोड़ा इजी नहीं होगा, क्योंकि एक साल में हमने क्या करा है, एसएलएम यूज करा है, और नेक्स्ट ईयर में हमने डब्ल्यूडीबी यूज कर ली। तो जो कंपैरिजन है वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि दोनों मेथड डिफरेंट होते हैं और दोनों में हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू बहुत डिफरेंट आती है। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का मेन मोटिव ये, अकाउंटिंग प्रैक्टिस सेम फॉलो करने का मोटिव ये है कि हमारे अकाउंट्स जो है वो कंसिस्टेंट रहे, ताकि जो है इजीली कंपेरेबल रहे। ठीक है, क्या रहे, इजीली कंपेरेबल। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीकेशन हमारे बिजनेस पर क्या होता है, तो सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट है, ये इम्प्लीकेशन है कंपेरेबिलिटी। अगर से जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश की कि अगर हम सेम ही अकाउंटिंग प्रैक्टिस या सेम ही अकाउंटिंग मेथड हम फॉलो कर रहे हैं हर अकाउंटिंग पीरियड में, तो हमारा क्या होगा, कंपेरेबिलिटी इजी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जैसे हमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक साल हम एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं, फिर दोबारा एसएलएम, फिर हमेशा एसएलएम। तो क्या होगा कि हमारा जो वर्कर होगा या फिर जो हमारा एम्प्लॉय होगा, वो होगा एक मेथड को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए, क्या हो गया, वो उसमें अच्छा हो गया, उस मेथड को वो अच्छे से समझ चुका है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट सेव होगी, कॉस्ट सेव इन द सेंस ऑफ टाइमिंग। ठीक है, इन द सेंस ऑफ ट्रेनिंग। अब बार बार हम अपना मेथड चेंज कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस हमारी अकाउंटिंग चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। ठीक है ना, तो वो ट्रेनिंग, हमारा टाइमिंग का जो कॉस्ट है वो सेव हो रहा है, और जब भी कोई भी चीज बार बार कंसिस्टेंसी के साथ करी जाए, तो उस चीज की स्किल किसी एम्प्लॉय के अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, दैट इज व्हाई द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर बिजनेस। ठीक है, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल अकाउंटिंग, तो हमने बेसिकली पता है, हमें दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस क्या होता है, जहां पर हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस की बात करें। ठीक है,
और अक्रूवल कहाँ कौन सा होता है, जहां पर कैश प्लस क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं। तो अक्रूवल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्या कहता है कि जो हमारे रेवेन्यूज है और एक्सपेंसेस है should be recognized in the accounting period in which they are earned or incurred, ठीक है ना। तो उनको हमें तभी रिकॉग्नाइज कर लेना है जब वो अर्न हुए हैं या इनकर हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। हमें ये नहीं देखना कि कैश कब मिला। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई सेल करी 29 मार्च को, ठीक है, लेकिन उसकी पेमेंट हमें कब आ रही है, 4 अप्रैल को, ठीक है, ठीक है। तो 4 अप्रैल को हमारे को पेमेंट आ रही है, लेकिन हमने सेल कब करी, 29 मार्च को। तो इसको हम कौन से मंथ में शो करेंगे इस सेल को, मार्च के मंथ में या अप्रैल के मंथ में। तो बी अकॉर्डिंग टू दिस अक्रूवल कॉन्सेप्ट वी हैव टू शो दिस transaction in the month of March because the transaction takes place in the month of March, ठीक है। तो हमें तभी रिकॉग्नाइज कर लेना है हमारे अकाउंटिंग उसी अकाउंटिंग पीरियड में जब वो जो हमारी इनकम है वो अर्न हो चुकी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब इसके इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है इधर, कि जिस साल का, जिस मंथ का, जिस ईयर का वो हमारा इनकम है या फिर जो एक्सपेंस है वो उसी साल में शो हो रहा है, ठीक है ना। हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश व्हेन वी रिसीव्ड इट और पेड इट, ठीक है ना। वो कैश कब हम रिसीव कर रहे हैं, कब पे कर रहे हैं, उस पर इतना, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कब हो रहा है उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हमारे अकाउंट्स में एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। द नेक्स्ट थिंग इज द कैश मैनेजमेंट। तो कैश मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि अब हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्रूवल बेसिस में हम अपने क्रेडिट आइटम्स को भी अपने अकाउंट्स में शो कर रहे हैं। और तो इससे क्या होगा कि हम कैश मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। हमें पता होगा कि ये कैश जो है वो आगे कब आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यही वाला एग्जांपल देखो, 29 मार्च को सेल हुई तो नेक्स्ट मंथ में हमारे पास कैश आएगा, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं उस अप्रैल में उस कैश को यूज करने की। दैट इज वाई तो कैश मैनेजमेंट हेल्प अस, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कंप्लायंस। क्योंकि कंप्लायंस कैसे हो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो हमें क्या कहते हैं कि हमें अप्रूवल बेसिस पर ही अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए। तो क्या हो गया, अगर हम अप्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो हम उन स्टैंडर्ड्स, उन लॉज को से कंप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ आएगा, तो बिजनेस एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बताता है कि जो हमारा ओनर है और जो हमारा बिजनेस है ये टू डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। क्या है, टू डिफरेंट पर्सन। तो हम ओनर और बिजनेस को सेम नहीं कह सकते। अगर ओनर का इनकम टैक्स पे हो रहा है तो वो बिजनेस का टैक्स नहीं है, वो किसका टैक्स है, ओनर का। दैट इज वाई इनकम टैक्स पेड जो होता है वो एक तरीके से हमारी ड्राइंग का पार्ट हो जाएगा अगर वो बिजनेस के थ्रू पे हुआ है, किसका, ओनर का, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल की वजह से, ये प्रिंसिपल क्योंकि कहता है बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। दैट इज वाई वी आर ट्रीटिंग बिजनेस एंड द ओनर एज टू डिफरेंट एंटिटी। तो इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली हमारा क्या होगा इम्प्लीकेशन, वो पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज एबिलिटी टू ट्रांसफर ओनरशिप, ठीक है। तो अब क्या है, हम अगर ओनर अलग है और बिजनेस अलग है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ओनर अपना बिजनेस दूसरे ओनर को बेच सकता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी बिजनेस है और जो हमारा ओनर है वो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज है। तो दैट इज वाई ड्यू टू दिस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल द
owner will get the ability to transfer its ownership to the next person. Okay, the next thing is management flexibility. तो जब हमने बता दिया कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, तो जो मैनेजमेंट है वो क्या होगा, डिसीजन लेने में फ्री होगा, फ्रीली डिसीजन ले पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। इसका ये मतलब नहीं कि ओनर कुछ भी डिसीजन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना, ओनर विल हेल्प, ठीक है, ओनर विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है ड्यू टू ओनली ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. तो व्हाट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल? नाम से समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, मनी में चीजों को मेजर करना है. तो according to this principle, only those transactions and events that can be expressed in monetary terms should be recorded. तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा जिसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको शो कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में उसको हम शो कर सकते हैं, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे. और अगर नहीं शो कर सके तो हम विल नॉट record that transaction. Okay, so it is the basis of recording the transaction that the transaction or the events should be in the monetary terms. ठीक है, तो इससे implication क्या होगा, क्योंकि अगर monetary terms में है तो हम easily क्या कर पाएंगे, comparison. कोई भी यूनिट आ जाती है जब, तो अब जैसे यूनिट यहाँ क्या है, मनी, और हमारे केस में बेसिकली रुपीज, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो रुपीज में कोई भी चीज ही होगी. तो समझो किसी फर्म का, फर्म ए का अकाउंट्स है और फर्म बी के अकाउंट्स है, ये भी सब रुपीज में, ये भी सब रुपीज में, तो हम क्या होगा, इजीली कंपेयर कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला मनी मेजरमेंट का इम्प्लीकेशन क्या है, इट प्रोवाइड्स कंपैरिजन. ठीक है, द नेक्स्ट इज इग्नोर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स. तो ये बेसिकली इसका हम ड्रॉबैक्स या फिर इसका ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं या लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कई सारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज का मोटिवेशन, एम्प्लॉयज मोटिवेशन, ठीक है ना. लेकिन अभी कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी फर्म ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो एम्प्लॉयज मोटिवेशन को शो करा है कि हमारे एम्प्लॉयज इतने मोटिवेटेड है इसलिए हमारा इतना प्रॉफिट आया? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, ठीक है ना. तो क्या होता है, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो ये हमारा एक तरीके से ड्रॉबैक है इस प्रिंसिपल का, मनी मेजर प्रिंसिपल का, दैट वी आर इग्नोरिंग द नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स. ओके, क्लियर है? तो बच्चों बेसिकली अभी हमने 5 कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल एक्सप्लेन करे इस वीडियो में, ठीक है, बाकी के बचे हुए प्रिंसिपल एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू फाइंड इट helpful for you, then please like, comment and share this video, and also please subscribe our YouTube channel. Thank you everyone. Happy learning. Bye bye.